नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। स्वागत है आपका दस्तक में लॉकडाउन 3 में कुछ रियायतें दी जा रही हैं, इस पर हम बात करेंगे। लेकिन कोरोना से जंग में आज भी सावधानी बरतने की सख्त जरूरत है। इस बीच लॉकडाउन में फंसे प्रवासी मजदूरों को घर पहुंचाने के लिए चलाई जा रही स्पेशल ट्रेनों पर भी राजनीति और भी तेज दौड़ने लगी। कांग्रेस समेत कई विपक्षी दल आरोप लगा रहे हैं कि सरकार मजदूरों से रेल किराया वसूल कर रही है, तो सरकार की तरफ से साफ कर दिया गया है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। मजदूरों को लाने का 15% खर्च राज्य सरकारों को उठाना है, 85% केंद्र उठा रहा है। मजदूरों की घर वापसी पर विवादों और सियासी सवालों की सीटी बज गई। कांग्रेस ने सरकार पर एक गंभीर आरोप लगा दिया कि जिन मजदूरों को उनके घर तक पहुंचाने के लिए स्पेशल श्रमिक ट्रेनें चली, उनमें मजदूरों से किराए वसूले गए और इसकी तस्दीक स्पेशल ट्रेन से आए मजदूरों ने भी कर दी। आप लोग कब चले, कहां से चले, कैसे चले, क्या आप लोगों से पैसे भी लिए गए? जी सर, नागपुर से हम लोग चले हैं और हम लोग को 505 रुपया टिकट भाड़ा लिया गया है। 7:30 बजे हम लोग ट्रेन में बैठे हैं और सुबह यहाँ लखनऊ में पहुँचे हैं। तो टिकट दिखाएंगे कैसा है, कौन सा टिकट? जी सर, टिकट है। तो इस तरह के टिकट हैं, इस तरह के टिकट लिए गए, बकायदा 505 रुपए नागपुर से लखनऊ तक आने को लिए गए। इस मामले में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी की तरफ से एक बयान आया जो सरकार पर तीखे आरोपों से लैस है। ये विकट हालात देखकर कांग्रेस पार्टी ने निर्णय लिया कि हर प्रदेश में जरूरतमंद श्रमिक भाइयों और बहनों के घर लौटने की रेल यात्रा का खर्च उठाएंगे। सबसे पहले गरीब मजदूरों का सवाल महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने उठाया और केंद्र से अनुरोध किया था कि वो मजदूरों से पैसा ना लें। बाद में कांग्रेस के मुख्यमंत्रियों ने भी ऐसी ही राय जताई। हमारे श्रमिक साथी हमारे अपने हैं। शासन द्वारा रेलवे को सूचित कर दिया गया है कि उनको रेलवे द्वारा लाने में जो भी राशि व्यय होगी उसे छत्तीसगढ़ सरकार वहन करेगी। कांग्रेस पार्टी और सरकार संकट के समय में किसी को अकेला नहीं छोड़ सकती। हम सब एकजुट हैं, कटिबद्ध हैं। सोनिया गांधी के बयान के बाद कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी का ट्वीट आया। एक तरफ रेलवे दूसरे राज्यों में फंसे मजदूरों से टिकट का किराया वसूल रही है, वहीं दूसरी तरफ रेल मंत्रालय पीएम केयर्स फंड में 151 करोड़ रुपए का चंदा दे रहा है। इसके बाद तो कांग्रेस अपनी जेब से किराए का पैसा भरने का दम भरने लगी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने यह निर्णय लिया है कि प्रदेश कांग्रेस कमेटी की हर इकाई हर जरूरतमंद श्रमिक व कामगार के घर लौटने की रेल यात्रा का टिकट खर्च वहन करेगी। अब इतना संगीन आरोप लगा तो बीजेपी ने तुरंत जवाब दिया। बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने ट्वीट किया, राहुल गांधी जी, मैंने केंद्रीय गृह मंत्रालय का दिशा निर्देश संलग्न किया है। इसमें साफ साफ लिखा है कि किसी भी स्टेशन पर कोई भी टिकट नहीं बेचा जाएगा। रेलवे ने 85% की सब्सिडी दी है और राज्य सरकारें 15% का भुगतान करेंगी। राज्य सरकार टिकट के पैसों का भुगतान कर सकती है। कांग्रेस शासित राज्यों से ऐसा ही करने के लिए कहिए। अब आप रेल किराए को लेकर उठे सवाल और बवाल को परत दर परत समझ लीजिए। प्रवासी मजदूरों के लिए रेल मंत्रालय राज्य सरकारों से राय बात करके ट्रेन चला रहा है। इसमें राज्य सरकारें तय करती हैं कि कहां से कहां के लिए ट्रेन चलनी है, किसको भेजना है और उसके लिए नोडल अधिकारी कौन होगा। इसमें रेल किराए का 85% हिस्सा केंद्र सरकार और 15% हिस्सा राज्य सरकार को देना है। रेल मंत्रालय की तरफ से जारी दिशा निर्देश के 11वें भाग के 3रे पॉइंट में कहा गया है कि राज्य सरकार की स्थानीय अथॉरिटी यात्रियों को टिकट देकर जो किराया पाएगी वो रेलवे में जमा करेगी। केंद्र के मुताबिक यहाँ राज्य सरकार से उसकी 15% हिस्सेदारी वाली बात की गई है। इस बीच बिहार और मध्य प्रदेश की सरकारों ने कह दिया कि अपने यहाँ के मजदूरों का किराया वो चुकाएंगे। जब वो निकलेंगे 21 दिन के बाद तो आने में उनको जितना भी खर्च हुआ बाहर से और उसके अलावे 500 रुपया और राज्य सरकार उनको देगी। अब तक रेलवे ने अलग अलग राज्यों से 34 श्रमिक स्पेशल ट्रेन चलाई हैं। विपक्ष के आरोपों पर सरकार का कहना है कि वो अपना काम ठीक से करें। सरकार अपना काम कर रही है। दुख की बात है कि इस समय इस तरह की राजनीतिक बात की जा रही है। प्रधानमंत्री जी से ज़्यादा गरीबों के कल्याण के लिए सोचने वाला
अभी तक तो मुझे लगता नहीं कि कोई दुनिया में कोई मसीहा पैदा हुआ है। 1 मई को मजदूर दिवस पर सुबह सुबह मजदूरों के लिए पहली ट्रेन चली थी। अब उस रेलगाड़ी के समानांतर सियासी खेल भी चलने लगा, लेकिन ट्रेन चलने के बावजूद मजदूरों की भीड़ बढ़ती ही जा रही है। आज तक ब्यूरो। एक तरफ प्रवासी मजदूरों की घर वापसी पर राजनीति काफी तेज हो गई है, तो दूसरी तरफ कई जगहों पर मजदूर अपने घर जाने के लिए परेशान हैं और बेताब हो रहे हैं। इनमें कहीं मजदूर पत्थरबाजी कर रहे हैं तो कहीं पुलिस की लाठियां मजदूरों पर बरस रही हैं। अभी मेरे बच्चे को पकड़ लिए, मेरे बच्चा पत्थरबाजी करने नहीं जानता है। कारीगर है, कंपनी में पगार नहीं हुआ है, मार्च का कंपनी में पगार नहीं हुआ है, क्या खाएंगे, क्या रहेंगे? हमने कुछ किया नहीं तो भी हमको पकड़ के लाए यहाँ पे। मजदूरों का ऐसा हुजूम सड़कों पर उतरता ही नहीं अगर उनकी बुनियादी जरूरतें पूरी हो जाती, जिस पर फिल्मी तराने गाए जाते हैं। पेट में रोटी, तन पर कपड़ा, मिल जाए तो फिर क्या लफड़ा। लॉकडाउन 3 के पहले दिन सूरत में मजदूरों का सब्र सड़कों पर छलक गया। कोरोना के खिलाफ लॉकडाउन में कब तक ये बेकार बैठे रहेंगे ये पता नहीं। उस पर ये भी पता नहीं कि ये अपने घर पहुंच पाएंगे या नहीं। ऐसे में सूरत के कडोदरा में मजदूरों ने सड़क पर हंगामा किया। इन पर आरोप है कि पुलिस पर पत्थर भी चलाए। जवाब में पुलिस ने लाठियां चलाईं, आंसू गैस के गोले छोड़े। ये जो घर वाले, जो परिवार वाले हैं, उनको पकड़ के हम लोगों को, परिवार वाले हैं, हम लोगों को लाए हैं। हम लोग तो जानते भी नहीं, हम लोग तो आराम से, ये मालूम है कि सब क्या कर रहे हैं, इसलिए हम लोग घर में बैठे थे। सर हम लोग कुछ नहीं किए थे, दूसरे लोग पत्थरबाजी कर रहे थे, हम लोग सो रहे थे, जाकर हम लोग को कबाड़ी वाड़ी तोड़ दिया, हम लोग को पूरा काई कर दिया। सबसे ज्यादा जो लोग आज कोरोना में मारे जा रहे हैं पूरे देश में, वो टॉप के 3 राज्यों में गुजरात है। और आज जिस प्रकार से सूरत में और राजकोट शहर में परप्रांतीय मजदूरों का, जो मजदूर फंसे हुए गुजरात में, जिनको अपने वतन जाना है, उनके और पुलिस के बीच में जो टकराव हुआ, जो पथराव हुआ, वो बेहद ही दुर्भाग्यपूर्ण है। सूरत से निकलकर आप आंध्र प्रदेश के पश्चिम गोदावरी के कोवूरू में चलिए, जहां प्रवासी मजदूर अपने घर भेजने के लिए प्रदर्शन पर उतरे तो पुलिस की लाठियां बरसने लगी। तमिलनाडु के कुडानकुलम न्यूक्लियर प्रोजेक्ट के मजदूर भी इस आस में हैं कि कब उन्हें घर जाने का मौका मिलेगा। हालांकि नागपुर से, अहमदाबाद से और साबरमती से मजदूरों को लेकर स्पेशल ट्रेनें उत्तर प्रदेश के लिए निकली। मुंबई से भी मजदूरों को भेजने के जतन होने लगे। अब पहली ट्रेन भले ही तेलंगाना से चली, लेकिन उसी तेलंगाना के मेडचल के इन मजदूरों को सरकारी सुविधा नहीं मिली तो वो पैदल ही निकल पड़े। तेलंगाना में करीब 4 लाख प्रवासी मजदूर काम करते हैं। मजदूरों के इस तरह पैदल ही सड़क पर निकल जाने को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने बयान दिया। सिर्फ 4 घंटे के नोटिस पर लॉकडाउन करने के कारण लाखों श्रमिक व कामगार घर वापस लौटने से वंचित हो गए। 1947 के बंटवारे के बाद देश ने पहली बार यह दिल दहलाने वाला मंजर देखा कि हजारों श्रमिक व कामगार सैकड़ों किलोमीटर पैदल चलकर घर वापसी के लिए मजबूर हो गए। उधर बेंगलुरु के बस अड्डे में मजदूरों की ऐसी भीड़ जुट गई कि सामाजिक दूरी के सिद्धांत की धज्जियां उड़ गईं। लेकिन देश के अलग अलग इलाकों से मजदूरों का पलायन यूं ही जारी है। एक अनुमान के मुताबिक देश भर में करीब 14 करोड़ प्रवासी मजदूर हैं। इनमें भी 92% मजदूर असंगठित क्षेत्र में काम करते हैं। कोरोना से बढ़ते लॉकडाउन के बीच सिर्फ गुजरात से ही 20 लाख प्रवासी मजदूरों ने घर वापसी की अर्जी लगा रखी है। पंजाब से करीब 7 लाख मजदूरों की अपील सरकार तक पहुंची है। मुंबई में 14 अप्रैल को मजदूरों ने आंदोलन किया था कि उनको घर जाने की इजाजत मिले। आज जब उन्हें घर जाने की इजाजत मिली तो वो डॉक्टरों के सामने कतार में खड़े हैं मेडिकल सर्टिफिकेट के लिए। लेकिन मेडिकल सर्टिफिकेट के लिए ये लंबी कतार कई बार सामाजिक दूरी के लिए खतरा बन जाती है। आज तक ब्यूरो। सरकार कोशिश कर रही है लेकिन मजदूर बेचैन हो रहे हैं।
लॉकडाउन के 41वें दिन शराब की दुकानें क्या खुली, कोरोना के खिलाफ लड़ाई में सामाजिक दूरी और घरों में रहने की चेतावनी की सरेआम धज्जियां उड़ाई जाने लगी। क्या दिल्ली, क्या मुंबई और क्या देश का कोई और दूसरा शहर या कोना, शराब की दुकानों पर भारी भीड़ उमड़ पड़ी। कहीं कहीं तो ये लाइन 3-3 किलोमीटर लंबी हो गई। आगे सबको दे रहे हैं, अगर आदमी को एक बोतल भी देना तो जल्दी निपट जाएगा। इन्हें कोरोना से नहीं 40 दिन की शराबबंदी से डर लग रहा था साहब, इसलिए मैखाने का दरवाजा खुला नहीं कि उससे पहले दीवाने मचल उठे। कोरोना में बच जाएगा, कितने बराबर लोग खड़े, क्या फायदा शराब खोले, बंदी कर दिया तो। फिर काहे का कोरोना का डर, काहे की सामाजिक दूरी, काहे का सुरक्षा कवच। बोतलों पर दुनिया को नचाने वालों ने मैखाने के सामने अपना डेरा डाल दिया। अब देश की राजधानी दिल्ली को ही देख लीजिए, किसी भी इलाके में जाइए, सुबह से ही शराब की दुकान पर भीड़ ऐसे जमा हो गई जैसे महाशिवरात्रि को शिव जी का जलाभिषेक करना हो। पूर्वी दिल्ली के लक्ष्मी नगर में शराब की एक दुकान खुली नहीं कि 3 किलोमीटर लंबी कतार लग गई। करोल बाग इस कंपटीशन में थोड़ा पीछे रह गया, वहां 1.5 किलोमीटर के करीब ही लाइन लगी। इसी तरीके से आप देख सकते हैं कि करोल बाग की दुकान को पुलिस ने फिलहाल पूरी तरीके से बंद करा दिया है और जो लोग भी यहाँ पर मौजूद थे उन सभी लोगों को यहाँ से हटा दिया गया है। पुलिस का कहना है कि लगातार कोशिश जारी थी कि जो लाइन थी उसमें लोग नियमों का पालन करें, मास्क लगा के पहुंचे और एक दूरी पर रहें, लेकिन वो चीजें पालन नहीं हो रही थी, जिसके बाद पुलिस ने ये एक्शन लिया है। शराब प्रेमियों का ये जुनून देखकर डर के मारे दुकान ही बंद कर दी। कहां तो देश कोरोना से लड़ रहा था और कहां शराब की दुकानें खोलने का ऐलान हुआ नहीं कि पैमाने छलकने लगे। पुलिस को सख्ती दिखानी पड़ी। दिल्ली में आबकारी विभाग ने शराब की 150 दुकानों को खोलने की इजाजत दी थी। अब दिल्ली के सारे जिले कोरोना के रेड जोन में हैं। ऐसे में दुकान खोलना खतरे की घंटी बजा गया। अभी मेरे संज्ञान में अभी आपने बताया तो पता लगा है, मुझे इसके बारे में आइडिया नहीं था। देखो ऑनेस्टली तो जो इस प्रकार की जो खबरें हैं वो कहीं पर भी हैं, वो मुझे विचलित करती हैं, मुझे तकलीफ देती हैं और मुझे उसके कारण दुख भी होता है और आश्चर्य भी होता है। और मुझे लगता है कि कोई भी निर्णय अगर किसी भी सरकार ने ऐसा किया है जिस पर उनको निर्णय करने के बाद या निर्णय को इम्प्लीमेंट करने के बाद लगता है कि इसको रिव्यू करना चाहिए, तो मुझे लगता है उसको रिव्यू जरूर करना चाहिए। लोग सोच रहे थे कि लॉकडाउन में थोड़ी ढील मिलेगी तो जिंदगी पटरी पर आएगी। यहाँ तो शराब की बोतलों के लिए लोगों ने कोरोना से लड़ने का संकल्प ही तोड़ दिया। इनके लिए दारू की तलब इतनी बड़ी है कि दुनिया की सबसे बड़ी बीमारी का खतरा इनके सिर के ऊपर से गुजर गया। और बुजुर्ग आदमी नींद नहीं आ रही थी कई दिनों से, तो रोजाना पीने वाले आदमी है जी। कोरोना से ज्यादा हमें दारू से प्यार था। आज अगर किसी को हेल्प मिल रही है कहीं से तो अब वो राशन की बजाय इसमें इन्वेस्ट करेगा। अगर दोबारा फिर बंद हो जाएगा, उसके अलावा मतलब जैसे सामान हमारे पास सामान होगा, दिक्कत तो नहीं आएगी ना बाद में। आज लोग जो है निकले हैं कि चलो कहाँ जा रहे हैं, दारू लेने जा रहे हैं और कोई काम नहीं है। यही अगर राशन की लाइन में लगना पड़े तो घर वालों को मुसीबत पड़ जाएगी। शहरों के नाम बदल दीजिए, महानगरों के नाम बदल दीजिए, राज्यों के नाम बदल दीजिए, लेकिन आप उस तलब का नाम नहीं बदल सकते जिसे शराब कहते हैं। दिल्ली से मुंबई और पुणे तक देश एक जैसा ही है। यहाँ के जो वाइन शॉप के मालिक है वो उन्होंने जो बाउंसर्स लाए हैं वो सारे लोगों को समझा रहे हैं, लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे तो कतारें इतनी लंबी है कि तकरीबन ये कतार 200-250 मीटर दूर तक चली गई है और लोग आप देखिए कि लोग यहाँ पर कतार में हैं। सोशल डिस्टेंसिंग यहाँ पर नहीं फॉलो किया जा रहा है। शराब का नशा पीने वाले पर चढ़ता है तो इसकी कमाई से सरकार मालामाल होती है। पिछले साल सभी राज्यों ने सिर्फ शराब बेचकर 2.5 लाख करोड़ रुपए की कमाई की थी। इंटरनेशनल स्पिरिट्स एंड वाइन्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया के मुताबिक एक दिन में ही पूरे देश में 700 करोड़ रुपए की शराब बिक्री होती है। कोरोना के कारण सरकार ने लॉकडाउन कर दिया, जिसमें शराब की दुकानें बंद हो गई, तो बीते 1.5 महीने में सरकार को 30,000 करोड़ रुपए का टैक्स नुकसान हुआ। तो पिलाने वाले को खाली तिजोरी भरने का जरिया। लेकिन बड़ा सवाल है कि कोरोना ने इसका फायदा उठा लिया तो क्या होगा।
तब ना रहेंगे पीने वाले, तब ना रहेगी मधुशाला। आज तक ब्यूरो। दिल्ली के सभी जिले कोरोना के रेड जोन में हैं, यानी कि हर जिले में कोरोना का भयंकर जबरदस्त खतरा दिल्ली में। इसके बावजूद लॉकडाउन 3 में कुछ रियायतें सरकार ने दी और यहां तक कि शराब की दुकानें भी सरकार ने खोल दी। ऐसे में लॉकडाउन 3 के पहले ही दिन दिल्ली में कई जगह लोग नियम तोड़ते हुए नजर आए। सामाजिक दूरी जैसे नियम को तो उन्होंने जमकर तोड़ा। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कह दिया है कि अगर आप ऐसे ही चलते रहे तो हमें रियायतें खत्म करनी पड़ेंगी। लॉकडाउन 3 में सांस लेने के लिए थोड़ी छूट क्या मिली। दिल्ली की सड़कों पर जगह जगह सैलाब की तरह भीड़ उमड़ आई। शराब की दुकान पर लोगों ने कोरोना के खिलाफ लड़ने वाले सारे कायदे कानूनों की धज्जियां उड़ा दी। सब्जी मंडियों में कोरोना के केस आने के बावजूद लोग सामाजिक दूरी का उल्लंघन करने लगे। बाजार में लोगों की गहमा गहमी बढ़ गई और सड़कों पर गाड़ियों का जाम लग गया। जहां कहीं सीमा सील सी हो गई। वैसे तो दिल्ली के सारे 11 जिले रेड जोन में हैं, यानी कोरोना का पूरा खतरा है। लेकिन जब कुछ दफ्तरों को खोलने की इजाजत मिली तो सड़कों पर गाड़ियों का रेला लग गया। लॉकडाउन 3 के अंदर कुछ रियायतें सरकार की तरफ से दी गई थी, उसके बाद से ही सरकारी दफ्तर दिल्ली के अंदर खुलेंगे और उसके अलावा कई अलग अलग जगहों पर भी काम जो है वो शुरू होगा। ऐसे में लोग बाग सुबह से ही घरों से अपनी जो है वो निकले हैं गाड़ियाँ लेकर के और जाम की लंबी कतार जो है वो यहाँ पर दिल्ली यूपी जो गाजीपुर बॉर्डर है वहाँ पर देखने को मिल रही है। इन तस्वीरों को देखकर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी चिढ़ गए। वो उस खतरे से डर गए जो दिल्ली के लिए काल बन सकता है। इसीलिए उन्होंने रियायतें वापस ले लेने की चेतावनी दे डाली। कोई दुकान बंद नहीं हो रही, कोई ऐसा थोड़ी है कि बस 1 घंटे के अंदर कोई दुकान खुल रही है। दुकानें तो खुली हुई हैं, कल भी खुलेगी, परसों भी खुलेगी। तो इस तरह से भगदड़ करने की क्या जरूरत है। लेकिन अगर कहीं पे अब हमें पता चला कि सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो नहीं हो रही, कहीं पे ठीक चीजें नहीं चल रही, तो फिर हमें उस एरिया को सील करना पड़ेगा। फिर जो हमने रियायतें दी हैं वो रियायतें हमें वापस लेनी पड़ेगी। मेरे पास कोई चारा नहीं बचेगा। वैसे भी दिल्ली में कोरोना के केस कम हो नहीं रहे। बीते 24 घंटे में ही राजधानी में कोरोना के 427 नए मामले आए, जो अब तक का सबसे बड़ा उछाल है। दिल्ली में अब कुल मामले 4,500 के पार पहुंच गए हैं और अब तक 64 लोगों की जान जा चुकी है। ऐसे में अगर कोरोना को लेकर दिल्ली वाले ऐसे ही गैर जिम्मेदाराना रुख दिखाते रहे तो राजधानी को इसकी बहुत बड़ी और बुरी कीमत चुकानी पड़ सकती है। आज तक ब्यूरो। उत्तर प्रदेश के नौतनवा सीट से निर्दलीय विधायक अमन मणि त्रिपाठी को बिजनौर में गिरफ्तार कर लिया गया है। अमन मणि पर लॉकडाउन तोड़ने को लेकर उत्तराखंड में केस दर्ज हुआ। दरअसल विधायक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पिता के प्रीत कर्म में शामिल होने के नाम पर पूरे लाव लश्कर के साथ बद्रीनाथ जा रहे थे, लेकिन पकड़ लिए गए। अंधेरी रातों में सुनसान राहों पर इन गाड़ियों से जो जनाब निकले हैं, इनका नाम है अमन मणि त्रिपाठी। उत्तर प्रदेश में माननीय विधायक हैं, लेकिन इनकी तारीफ ये है कि पत्नी की हत्या के आरोप में कुछ दिनों पहले ही जेल से जमानत पर छूटे हैं। इनके पिता अमर मणि त्रिपाठी कवित्री मधुमिता शुक्ला की हत्या की सजा जेल में भुगत रहे हैं। इनका इतिहास जान लिए, अब वर्तमान जान लीजिए। कोरोना में लॉकडाउन की धज्जियां उतारने निकले थे ये जनाब, और पूरे दलबल के साथ। लेकिन कर्णप्रयाग में जब 11 लोगों के साथ इनकी 3 गाड़ियां पकड़ी गई तो पुलिस प्रशासन और डॉक्टर सबसे बदतमीजी करने लगे। इनको बद्रीनाथ तक जाना था, तो लेकिन इनके द्वारा जो जांच हो रही थी वहाँ पर उसमें इनके द्वारा सहयोग नहीं किया गया और इनको रोक देने के बाद भी ये बैरियर क्रॉस कर रहे हैं, आगे कर्णप्रयाग तक पहुँच गए थे। फिर बाद में हमारी जानकारी आने पर हमने पुलिस से बोल के इनको वहाँ रुकवा दिया। समझाया गया कि बद्रीनाथ में जाने का अभी कारण भी नहीं है कि यात्रा भी बंद है, तो ये थोड़ा सा मानने को तैयार नहीं, थोड़ा नाराज़ थे। उनको समझाया गया, उसके बाद में थोड़ा सा इनका पुलिस और डॉक्टरों की टीम के साथ थोड़ा सा आर्गूमेंट भी हुआ था इस बात को लेकर। उत्तराखंड के अपर मुख्य सचिव ओम प्रकाश ने विधायक और इनके साथ 10 अन्य लोगों के लिए एक पास बनाया कि यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पिता के अंतिम क्रिया के लिए इन्होंने बद्रीनाथ और केदारनाथ जाने की इजाजत दी जाती है।
लेकिन लॉकडाउन के दौरान सीमा पार करने वाले हर शख्स की मेडिकल जांच का आदेश उत्तराखंड की सरकार ने पहले ही जारी किया हुआ था। लिहाजा अफसरों ने विधायक अमन मणि त्रिपाठी और उनके साथ चल रहे लोगों को मेडिकल जांच कराने को कहा। ये बात विधायक जी के दिल में लग गई तो बदतमीजी पर उतर आए। विधायक के खिलाफ टिहरी जिले में ही महामारी और आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत मामला दर्ज हो गया। लेकिन सवाल उठता है कि जब उत्तराखंड में आपदा प्रबंधन अधिनियम लागू है तो विधायक अमन मणि त्रिपाठी और उनके साथ 10 और लोगों को अपर मुख्य सचिव ने पास कैसे दे दिया? आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत जब धार्मिक प्रतिष्ठान पूरी तरह बंद रहते हैं तो अमन मणि को बद्रीनाथ और केदारनाथ जाने की इजाजत कैसे मिल गई? रास्ते में किसी जिला अधिकारी ने अमन मणि और उसके साथ आए लोगों को क्वारंटीन क्यों नहीं किया? इन सवालों का जवाब उत्तराखंड सरकार को देना है। लेकिन इस बीच यूपी सरकार की तरफ से बयान आया कि इस संबंध में यह स्पष्ट किया जाता है कि विधायक अमन मणि त्रिपाठी को ना तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और ना ही राज्य सरकार के द्वारा इस हेतु अधिकृत किया गया था। वो अपने कृत्यों के लिए स्वयं उत्तरदायी है। उनके द्वारा तथ्यों को भ्रामक रूप से मुख्यमंत्री योगी से जोड़ना आपत्तिजनक है। जहां बचाव ही सुरक्षा है, वहां कोरोना महामारी के इस दौर में अमन मणि जैसे विधायक अपनी करनी से कोरोना जैसे ही खतरनाक साबित हो रहे हैं। लेकिन सवाल है कि उन पर कार्रवाई होगी क्या? आज तक ब्यूरो। और अब खबर दोस्तों एक ऐसे वायरस की जो कोरोना से कहीं ज्यादा खतरनाक है, और वो है पाकिस्तान का पाला पोसा हुआ आतंकवाद। जिस समय पूरी दुनिया कोरोना से लड़ाई लड़ रही है, आतंकवाद बाज नहीं आ रहा। पाकिस्तान के भेजे आतंकवादियों के हमले में हंदवाड़ा में पहले हमारे 5 जवान शहीद हुए और 2 दिन के अंदर फिर से हमारे 3 जांबाज और शहीद हुए। कुपवाड़ा के हंदवाड़ा में पाकिस्तान के आतंकी कोरोना घुस आए हैं। 2 दिन के भीतर वहां दूसरा भयंकर आतंकवादी हमला हुआ है, जिसमें हमारे सीआरपीएफ के 3 जाबाज उनका मुकाबला करते हुए शहीद हो गए। उन्होंने अपनी जान की परवाह ना करते हुए उन्होंने ये डिसाइड किया कि हमने जाकर उधर वहाँ पर जो सिविलियन हैं उनको नुकसान नहीं होने देना है। तो ये एक सोच है हमारी फौज की, ये सोच है हमारी गवर्नमेंट की कि कश्मीरी आवाम जो है उसको कोई नुकसान जो है वो नहीं होना चाहिए। तो ये एक ट्रिब्यूट है हमारा इन योद्धाओं के लिए जिन्होंने अपनी जान निछावर कर दी अपने जो वतन के जो आवाम हैं उनको बचाने के लिए। जम्मू और कश्मीर के हंदवाड़ा में आतंकवादियों ने सीआरपीएफ की एक पेट्रोलिंग टीम पर अचानक फायरिंग शुरू कर दी। आज तक को मिली जानकारी के मुताबिक पेट्रोलिंग टीम पर यह गोलीबारी हंदवाड़ा के क्रालगुंग के वंगम इलाके में हुई। इसमें हमारे जांबाजों ने बेहद मुस्तैदी दिखाई और एक आतंकवादी को मार गिराया। लेकिन अचानक हुए इस हमले में हमारे 3 जाबाज जवान शहीद हो गए। जवानों में कैप्टन संतोष मिश्रा, कैप्टन चंद्रशेखर और कैप्टन अश्विनी कुमार यादव शामिल हैं। पूरी दुनिया जिस समय एक अदृश्य वायरस को अपना दुश्मन मानकर उससे लड़ रही है, उस वक्त पाकिस्तान कोरोना से लड़ने की जगह आतंक का खंजर हिंदुस्तान की पीठ में घोंपता है। अब समय आ गया है कि इन आतंकवादी हरकतों के लिए पाकिस्तान के पैरोल वाले आतंकियों को ऐसा मुंहतोड़ जवाब दिया जाए कि उनकी आने वाली नस्लें भी याद रखें। आज तक ब्यूरो। दस्तक में आज के लिए बस इतना ही। कल आपसे फिर मुलाकात होगी। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, अपना और दोस्तों अपने परिवार का बहुत ख्याल रखिएगा। देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।